नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में आज हम कविता लेखन से संबंधित पूछे जाने वाले CBSE प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। कक्षा 12वीं हिंदी इलेक्टिव तथा हिंदी कोर के लिए कविता लेखन से संबंधित कौन से प्रश्न परीक्षा में आएंगे, आइए उसी पर चर्चा कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं MCQ प्रश्न कविता लेखन से संबंधित। प्रश्न क्रमांक 1, कविता लेखन की कला के संबंध में कौन से दो मत मिलते हैं? अर्थात कौन सी दो विचारधाराएं कविता लेखन से संबंधित हमें दिखाई देती है। कविता लिखना हम सीख भी सकते हैं और नहीं भी, तो दोनों साथ में नहीं हो सकता, ये गलत है। कविता लेखन कला है भी और नहीं भी, यह भी गलत है। कविता लेखन की कला सिखाई जा सकती है या जन्मजात होती है, ये सही लगता है। कविता लेखन आसान है या मुश्किल भी? तो आसान और मुश्किल ये दोनों साथ में नहीं हो सकते, या तो आसान होगा या तो मुश्किल होगा। तो ये सबसे ज़्यादा मत प्रचलित है कि कविता लेखन की कला कुछ लोग कहते हैं सिखाई जा सकती है और कुछ लोगों का मानना है कि ये जन्मजात होती है, अर्थात जन्म से ही ये कलाकारी किसी के स्वभाव में या गुण में पाई जा सकती है कविता लेखन की। प्रश्न क्रमांक 2, कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण किसे माना गया है? लय को नहीं, शब्द को सही है, ताल को नहीं, छंद को भी नहीं। तो शब्द को याद रखना है कि पहला उपकरण अर्थात सबसे पहले शब्द का ज्ञान, शब्द का उचित ज्ञान होना चाहिए, तभी इंसान कविता लिख सकता है। प्रश्न क्रमांक 3, शब्द के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा पर्याय सटीक है? शब्द का केवल एक अर्थ होता है? नहीं। शब्द का निश्चित अर्थ होता है? नहीं। शब्द अपने भीतर कई अर्थ छिपाए रहता है, ये सही लगता है। एक शब्द का केवल एक ही अर्थ होता है, ये भी गलत है। एक शब्द अपने भीतर कई अर्थ छिपाए रहता है। कविता में जब इन शब्दों का इस तरह से प्रयोग होता है तो कविता बड़ी आकर्षक बन जाती है। प्रश्न क्रमांक 4, रिक्त स्थान यहाँ पर आपको भरना है। रिक्त स्थान से जुड़ना, कविता की दुनिया में प्रवेश करना है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। स्वर, लय, ताल, शब्द, फिर से शब्द, शब्द से जुड़ना कविता की दुनिया में प्रवेश करने का जो है पहला तरीका है। शब्दों से जुड़ना, शब्दों से खेलना ही कविता लेखन की प्रारंभिक अवस्था है। प्रश्न क्रमांक 5, कविता में शब्दों का स्थान बदलने अथवा वाक्य की रचना बदलने से क्या होता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। कविता का भाव बदल जाता है, सही लगता है। कविता अच्छी लगती है, ये भी सही लगता है। कविता अटपटी लगती है, ये गलत लगता है। तो दो उत्तर हमें लग रहे हैं सही। कविता का भाव बदल जाता है और कविता अच्छी लगती है। तो कविता में वाक्य की संरचना अर्थात फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस और शब्दों का स्थान आगे पीछे करने से उसका भाव बदल जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न क्रमांक 6 है, बिंब किसे कहते हैं? शब्द को, शब्द चित्र को, परछाई को या ध्वनि को? बिंब, बिंब कहते हैं शब्द चित्र को। शब्द को नहीं, परछाई को भी नहीं, ध्वनि को भी नहीं। परछाई जो है बिंब का शाब्दिक अर्थ है। बिंब शब्द का अर्थ होता है परछाई, लेकिन कविता में बिंब ऐसे होते हैं जिनका उल्लेख करने से हमारी आंखों के आगे एक चित्र बन जाता है उस शब्द का प्रयोग करने से, तो ये शाब्दिक चित्र ही बिंब कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, छंद किसे कहते हैं? काव्य के माधुर्य को होल्ड पर रखते हैं, कविता में लय को इसे भी होल्ड पर रखते हैं, कविता में गेयता को अर्थात कविता के गाने के गुण को, कि छंद उसमें है। तो ये तीनों बातें छंद में आती है, तो हम ले लेते हैं उपर्युक्त सभी, इनको कर देते हैं गलत। प्रश्न क्रमांक 8, बिंब और छंद कविता को डैश से पकड़ने में सहायक होते हैं। इंद्रियों से, सही लगता है। लय से गलत है, छंद से गलत है, मन से भी गलत है। तो इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं।
हमारी 5 इंद्रियां हैं जिससे हम कविता को महसूस करते हैं। कविता के अर्थ को किन 5 इंद्रियों से पकड़ा जाता है? नाक, कान, आँख, मुंह, त्वचा। तो इसमें मुंह नहीं है इसलिए इसे करते हैं कैंसल। त्वचा, जिह्वा, कान, नाक, आँखें, ये तो सही लगता है। कान, नाक, आँखें, मुंह, दृष्टि, दृष्टि नहीं होती 5 इंद्रियों में तो इसे भी कर देते हैं कैंसल। स्पर्श, स्वाद, दृश्य, घ्राण, श्रवण, यस ये सही है परफेक्टली, इसलिए हम ख को कर देते हैं गलत। तो स्पर्श, स्वाद, दृश्य, घ्राण और श्रवण जो है 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे हम कविता को गहराई में महसूस कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है, छंद कितने प्रकार के माने गए हैं? तो छंद कुल 3 प्रकार के माने गए हैं, आपको याद रखना है। वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और छंद मुक्त, 3 तरह के छंद माने गए हैं कविताओं में। अब अगर प्रश्न पूछा जाए छंद के मुख्य 2 प्रकार कौन से हैं, तो वो हैं वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। ये सीधे से याद करने वाला प्रश्न है। वार्णिक छंद और मात्रिक छंद, शाब्दिक कोई छंद नहीं होता, ये होता है कैंसल। छंदबद्ध और छंद मुक्त तो 2 तरह की कविताएं होती है, लेकिन प्रकार जो है छंद के ये नहीं है। छंद और अछंद भी कुछ नहीं होता। प्रश्न क्रमांक 11, छंद मुक्त या आधुनिक कविता में छंद किसे माना गया है? लय को, स्वर को, आंतरिक लय को या बाह्य लय को? छंद मुक्त या आधुनिक कविता। अब आधुनिक कविता मात्राओं में गिनी हुई नहीं होती, 24/11 या जो जितने भी तरह के दोहा, चौपाई, ये छंदबद्ध कविताएं हैं, इनको मात्राओं में गिन कर लिखा जाता है। लेकिन आधुनिक समय में कविताएं इस तरह नहीं लिखी जाती, एक लाइन छोटी और एक बड़ी हो सकती है। तो आधुनिक जो समय है उसमें कविता में छंद किसे माना गया है? लय को, स्वर को तो नहीं, लय को रखते हैं होल्ड पर, आंतरिक लय को सही है, बाह्य लय को गलत है। तो सबसे ज़्यादा सही लग रहा है आंतरिक लय को, तो हम इसको भी करते हैं गलत। तो आंतरिक लय अर्थात एक फ्लो होता है कविता में, निर्बाध रूप से जब कविता बहती है और उसका ऐसे लगता नहीं है कि बीच में से कुछ गायब है और सब बिल्कुल क्रमवार उसमें भाव आ रहे हैं और एक लय बनी हुई है, तो उसी को कहते हैं कविता की आंतरिक लय। आधुनिक कविताओं में इसे ही हम छंद कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, कविता के प्रमुख घटक कौन से हैं? नाद सौंदर्य, लयबद्धता, भावावेग या भाव सौंदर्य या उपर्युक्त सभी। तो कविता के जो प्रमुख घटक हैं वे उपर्युक्त सभी हैं। भाव सौंदर्य भी उसमें होता है, नाद सौंदर्य भी होता है, लयबद्धता भी होती है और भावावेग भी होता है, इसलिए हम जाएंगे विकल्प घ के साथ उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 13 है, शब्दों के साथ खेलना ही कविता करना है, यह किसने कहा है? तो विलियम शेक्सपियर ने? नहीं। W.H. आर्डन ने? जी बिल्कुल सही है। वर्ड्सवर्थ ने भी नहीं और शैली ने भी नहीं। ये आपकी पुस्तक में है कि शब्दों के साथ खेलना ही कविता करना है। शब्दों के साथ खेलने से ही कविता करना इंसान सीखता है। तो ये कहा है W.H. आर्डन ने, ये आपको याद रखना होगा। उम्मीद करती हूँ कविता लेखन से संबंधित सभी प्रश्न आपकी समझ में आ गए होंगे और जो कविता लेखन पर मैंने वीडियो बनाया है उसे भी आप अवश्य देख लीजिए, जिससे आपके सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।